नमस्कार। 18वीं लोकसभा के चुनाव 7 चरणों में आयोजित होने हैं और बहुत जरूरी है कि मतदाता अपने वोट का प्रयोग जरूर करे। लेकिन वोट डालने से पहले वोटर जरूर जानना चाहेगा कि अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज ने अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में क्या वादे किए हैं, उनका विजन क्या है, अगर वो पॉलिटिकल पार्टी चुनकर आती है तो उनकी नीतियां कैसे होंगी और उसका असर हमारे जीवन पर क्या पड़ेगा। आज कार्यक्रम में हम फोकस कर रहे हैं इलेक्शन मैनिफेस्टो पर। मैं हूं अमित अरोड़ा और दूरदर्शन दिल्ली के स्टूडियोज में मेरे साथ 6 नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज के प्रतिनिधि जुड़ रहे हैं। आइए उनका परिचय आपके साथ करवाता हूं। हमारे साथ हैं श्री प्रेम शुक्ल, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से। स्वागत करना चाहेंगे श्री सतीश चंद्र मिश्रा जी का। नमस्कार। आप राष्ट्रीय महासचिव हैं बहुजन समाज पार्टी से। प्लीज वेलकम श्री सोनेलाल कोल। नमस्कार। आप नेशनल वाइस प्रेसिडेंट हैं एनपीपी यानी नेशनल पीपल्स पार्टी से। हम वेलकम करना चाहेंगे श्री आलोक शर्मा जी का। नमस्कार। आप प्रवक्ता हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। हमारे साथ हैं डॉक्टर विक्रम सिंह। नमस्कार। सेंट्रल कमेटी मेंबर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट से। और साथ ही वेलकम कीजिए श्री संजीव झा का। नमस्कार। आप प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के और साथ ही बुरारी दिल्ली से आप विधायक भी हैं। सबसे पहले प्रेम शुक्ल जी मैं आपसे शुरू करूंगा। प्रधानमंत्री मोदी जी का कार्यकाल 10 साल का रहा है, हैट्रिक की तैयारी है। भाजपा के मैनिफेस्टो की बात करें तो किन बातों पे बल देता है? देखिए, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारा भारतीय जनता पार्टी इसको मैनिफेस्टो घोषणा पत्र नहीं कहती है, संकल्प पत्र कहती है। अच्छा। और मोदी की गारंटी गारंटी की गारंटी है। और भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र का आधार ज्ञान है। जी से गरीब का उद्धार, वाई से युवा को रोजगार, ए से अन्नदाता को सम्मान, एन से नारी का सशक्तिकरण। तो हम जो है, हमारा जो पूरा संकल्प पत्र है वो 24 बिंदुओं पर आधारित है। और ये 24 बिंदु इन 4 जो हमारे लाभार्थी वर्ग हैं, जिन स्तंभों पर टिका हुआ है, उनके आधार पर हम भारत को विकसित भारत बनाकर समग्र विश्व की एक आर्थिक शक्ति, एक राजनीतिक शक्ति और विश्व बंधु के रूप में जो है भारत की संस्थापना 2047 तक विकसित भारत बनाने का जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है, उसको साकार करने की दिशा में काम। जिस तरह से आदरणीय मोदी जी के 10 वर्षों के कार्यकाल में गरीब का उद्धार हुआ, 25 करोड़ को गरीबी रेखा से बाहर लाने का कार्य आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हुआ। 50 करोड़ लोगों को जो है वो स्वास्थ्य की गारंटी आदरणीय मोदी जी के कारण आयुष्मान भारत योजना के तहत हुआ। इज्जत की गारंटी 11 करोड़ महिलाओं को जो है शौचालय उपलब्ध करा के, इज्जत घर उपलब्ध करा के उनको गारंटी दी गई। 10 करोड़ महिलाओं को जो है रसोई गैस से, धुएं से मुक्ति की गारंटी दी गई, उनको रसोई गैस उपलब्ध कराया गया। 4 करोड़ लोगों को आवास उपलब्ध कराकर जो है गारंटी दी गई आवास की। 13.5 करोड़, लगभग 14 करोड़ अब हो गया है, स्वच्छ जल की गारंटी आदरणीय मोदी जी ने दी। उसी तरह से अब जो है मोदी जी अगले कार्य जो हमारा 5 वर्षों का कार्यकाल है, उसमें 3 करोड़ मकान आवास की गारंटी लोगों को दे रहे हैं। हम जो 70 वर्ष से अधिक उम्र के लोग हैं, हर किसी को आयुष्मान योजना का कवरेज। 1 करोड़ जो है दीदियों को लखपति बनाने का संकल्प जो है आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में पूरा हुआ। 3 करोड़ दीदियों को जो है हम जो है लखपति बनाने का काम करेंगे। ड्रोन पायलट जो है, महिलाओं को सशक्तिकरण करने की दिशा में ड्रोन पायलट बनाया गया। युवा को सशक्तिकरण करने की दिशा में हम निवेश से रोजगार, ये हमारी नीति है। और जिस तरह से जो है यूनिकॉर्न, पिछले 10 वर्षों में भारत यूनिकॉर्न के क्षेत्र में विश्व में परचम भारत का लहरा रहा है, जिस तरह से 1 लाख से अधिक स्टार्टअप्स भारत में शुरू हुए, जिस तरह से रोजगार के क्षेत्र में 13 करोड़ से अधिक लोग ईपीएफओ में रजिस्टर हुए, जिस तरह से नई उद्यमिता का विकास हुआ और खेलों में भी भारत के खिलाड़ियों ने विश्व के फलक पर परचम लहराने का काम किया। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में 2036 में भारत जो है वो विश्व ओलंपिक का आतिथ्य करे, इसकी हमारी दावेदारी है। जी, यानी 4 लाभार्थी वर्ग हैं, जैसा आपने कहा, ज्ञान, गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति, और इनके लिए 24 गारंटी हैं, जिसे आप कह रहे हैं मोदी की गारंटी। तो ये तो बात हुई भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र की। अगर हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात करें तो आप अपने घोषणा पत्र को न्याय पत्र कह रहे हैं। तो आलोक जी, 5 न्याय 25 गारंटी, क्या एसेंस है आपके मैनिफेस्टो का? मोदी जी ने बहुत बड़े बड़े वायदे किए थे 2014 में। बहुत हुआ युवाओं पर अन्याय, अब की बार उनकी सरकार। बहुत हुआ महिलाओं पर अत्याचार, अब की बार उनकी सरकार। तमाम जो वायदे उन्होंने किए थे उसके विपरीत पिछले 10 वर्षों में सरकार के क्रियाकलाप रहे। और उसी के लिए कि अन्याय से न्याय की तरफ भारत बढ़े, सबसे पहला युवा न्याय है।
और युवा न्याय में सबसे पहली चीज़ जो चरम पर इस समय पर बेरोजगारी है, और जिस तरह से आज IIT बॉम्बे के भी 60% बच्चों को प्लेसमेंट नहीं मिल पा रही है, और जिस तरह से शिक्षा का महंगा किया है इन्होंने शिक्षा को, और जिस तरह से अग्निवीर योजना लाकर पूरी तरह से युवाओं के गले के ऊपर पूरा कुठाराघात किया है, तो सबसे पहले 1 लाख रुपए के आधार पर अप्रेंटिसशिप की योजना हम लेकर आएंगे। लगभग 30 लाख पद सरकारी कर्मचारियों के खाली पड़े हैं, चाहे वो बैंकिंग सेक्टर हो, चाहे रेलवेज हो, चाहे वो म्यूनिसपैलिटीज़ हों। हर जगह जिस तरह से ठेकेदारी प्रथा को इन्होंने हावी कर दिया है और हर जगह की जो भी सरकारी नौकरियां हैं उसमें कटौती की है। हम सरकारी नौकरियों में जो 30 लाख रिक्त पद हैं उनको भर्ती करेंगे तुरंत। उसके बाद जो अन्य चीज़ है कि जो जगह जगह और गली गली में पेपर लीक भाजपा के शासनकाल में हो रहे हैं, उन पेपर लीक को हम पूरी तरह से रोकने का प्रयास करेंगे। किसानों की बात, दूसरा जो अन्याय सबसे ज़्यादा हुआ वो किसानों के साथ हुआ, और किसानों को जिस तरह से 2014 में बड़े बड़े वायदे किए गए, हम आएंगे और स्वामीनाथन कमेटी में ये होगा और फिर किसान की आय दुगनी हो जाएगी, 2022 तक किसान की आय घट गई। किसान के तमाम उपकरणों के ऊपर जिस तरह से GST लगा दिया गया, किसानों के जिस तरह से 700 किसानों ने शहादत दी, 3 कानून बिना संसद में प्रॉपर डिस्कशन के वो लेकर आए, एक वर्ग को, एक विशेष को फ़ायदा पहुंचाने के लिए 3 कानून आए, उसमें उनको वापस लेना पड़ा। हम किसानों को MSP की गारंटी देंगे। किसानों को जिस तरह से आज भी तमाम कमेटियां बनाकर केवल गुमराह किया जा रहा है, आज भी किसान बॉर्डर पर वहां पर हरियाणा और पंजाब के बैठे हुए हैं, उनकी कोई सुध लेने वाला नहीं है। आज इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, बीज की कीमत जिस तरह से बेतहाशा बढ़ी है और उस हिसाब से मजदूरी नहीं बढ़ी है, उसके लिए हम किसानों की न्याय की बात करेंगे। तो किसान न्याय में क्या आप MSP को लीगली गारंटी देंगे? MSP को हम लीगली गारंटी देंगे, और वो भी C2 मेथड के बाद कैलकुलेशन का जो मेथड है उसके आधार पर। मोदी जी ने भाषण तो बहुत दिए थे कि हम आएंगे और C2 मेथड से कैलकुलेशन करेंगे, लेकिन फरवरी 2017 में सुप्रीम कोर्ट में 700 पेज का एफिडेविट दिया कि ये तो पॉसिबल ही नहीं। तो देश के प्रधानमंत्री ने बहुत जुमले दिए, बहुत झुंझुने दिए, और आज भी वो जिस तरह से पिछले 15 दिन का अगर आप चुनाव प्रचार देखें तो उसमें आज भी वो केवल और केवल गुमराह, विभाजन, विद्वेष, इसी के आधार पर मत लेना चाहते हैं। पर आलोक जी, व्यूअर ये भी सोच सकता है कि 5 दशकों से ज्यादा कांग्रेस ने शासन किया, तब क्यों नहीं MSP को लीगली गारंटी कर दिया? देखिए, उसका कारण था कि जिस समय पर MSP की गारंटी की बात आई है, पहले डीजल पर, पेट्रोल पर सब्सिडी थी, कृषि के उपकरणों के ऊपर GST नहीं लगता था। किस तरह से सब्सिडी का ओरिएंटेशन किया जाए ये हमने सुनिश्चित किया था। 54 रुपये वाला डीजल 100 रुपये पे पहुँचा दिया। 25,000 रुपये किलो का जो टमाटर का बीज था वो आज 1.25 लाख पे पहुँचा दिया। खाद के कट्टे से 5 किलो खाद चोरी करके उसकी कीमत 11 गुना बढ़ा दी। ये हमने नहीं किया था। आज डिमांड है, जो डिमांड वक्त के अनुसार जैसी होती है उसको हम बढ़ाते हैं। इस देश के अंदर चाहे हरित क्रांति हो, चाहे श्वेत क्रांति हो, चाहे तमाम चीज़ें, दलहन और तिलहन की बात हो, कांग्रेस पार्टी ने ही हरित क्रांति के माध्यम से देश को पूरी तरह से, जब 2014 में सरकार आई तो 3 साल के खाद्यान्न भंडार भर कर दिए थे। मुझे लगता है कि लाल गेहूं जब हम ज़बरदस्ती खाते थे अमेरिका का, वहाँ से लेकर और आज तक की जो यात्रा है उसमें कांग्रेस पार्टी का सबसे बड़ा योगदान है। हमने कभी भी इस तरह के कानून हम नहीं लेकर आए जिससे पूरी तरह से किसानों का अहित हो। और दूसरी चीज़, हमने तो लैंड एक्विजिशन बिल हो, चाहे राइट टू एजुकेशन हो, राइट टू इंफॉर्मेशन हो, सब जो हैं अधिकार देने की बात की थी। इस सरकार ने अधिकार छीनने की बात की है। तीसरा जो न्याय है वो महिलाओं का न्याय है। महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार बढ़ा है और ख़ास तौर पर जिस तरह से रेप की घटनाएं बढ़ी हैं, जिस तरह से सुसाइड की घटनाएं बढ़ी हैं, और बीजेपी के तमाम जो नेता हैं उसमें लिप्त पाए गए और सरकार उनको बचाती हुई सीधे सीधे दिखाई दी। हम इस तरह की जो भी अन्याय की घटनाएं हैं, महिला न्याय की बात करेंगे, महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करेंगे। एक जो गरीब महिला है उसके अकाउंट में 1 साल में 1 लाख रुपया जाएगा ताकि इकोनॉमिक सिस्टम भी चले और सोशली भी उनका अपलिफ्टमेंट हो सके। उसके बाद भागीदारी न्याय, हम जातिगत और आर्थिक आधार पर सर्वेक्षण कराएंगे और उसके आधार पर जो भी तमाम नीतियां होंगी कि किस तरह से रिसोर्सेज का ओरिएंटेशन हो सके, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो सके, उसके आधार पर हम अपनी तमाम नीतियां बनाएंगे। और अंतिम जो है वो है संवैधानिक न्याय। राज्यों के हक मारे जा रहे हैं, जो जांच एजेंसियां हैं केंद्र की, उनका दुरुपयोग हो रहा है, उस दुरुपयोग को तुरंत दूर किया जाएगा।
ईडी के डायरेक्टर को जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 5 साल से अवैध तरीके से बैठा हुआ है, इन तमाम चीज़ों की जांच होगी। नोटबंदी से लेकर पेगासस से लेकर राफेल से लेकर और इलेक्टोरल बॉन्ड तक की जांच होगी, और जो भी दोषी पाए जाएंगे उनको सबको जेल के अंदर पहुंचाया जाए। जी, यानी कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो है उस न्याय पत्र में 5 न्याय की बात की गई है। हमने भाजपा और कांग्रेस के मैनिफेस्टो की बात की। बहुजन समाज पार्टी का अगर हम इतिहास देखें, सतीश जी, आप मैनिफेस्टो में बिलीव नहीं करते। देखिए, बहुजन समाज पार्टी मैनिफेस्टो दे करके और आम जनता को, इस देश की जनता को खाली ये वादे दिखा करके, लुभावने वादे दिखा करके चुनाव के पहले उनको धोखे में नहीं रखती है। उनको बहुजन समाज पार्टी अपील जारी करती है। हमारी पार्टी की मुखिया बहन मायावती जी हर चुनाव के पहले अपील इस देश के लोगों के साथ में, और जो चुनाव में आ रहे हैं, वोट डालने आ रहे हैं, उनको अपील एक जारी। तो यानी बहुजन समाज पार्टी का कोई मैनिफेस्टो तो नहीं है। तो अब जब लोकसभा चुनाव 2024 के 7 चरण है, क्या अपील है बीएसपी की? देखिए, बहुजन समाज पार्टी की अपील जो हम लोगों ने जारी की, उसमें हम लोगों ने बहुजन समाज पार्टी की तरफ से कहा गया है कि इस देश में जो इस समय वंचित, शोषित सब समाज है, जो सबसे ज़्यादा है, पिछले 75 वर्षों से ये देश आज़ाद होने के बाद से, चाहे वो कांग्रेस पार्टी रही हो, चाहे वो 10 साल से भारतीय जनता पार्टी, पहले भी भारतीय जनता बीच में रही, लेकिन उनकी स्थिति बद से बदतर होती ही चली गई है। आज और भी खराब हो गई है। कारण ये है कि उनकी तरफ कोई देखना नहीं चाहता है। लोग खाली वोट के लिए अपनी अपील करके और वोट के लिए अपना मैनिफेस्टो दिखा करके उनको भूल जाने का काम करते हैं जब चुनाव जीत जाते हैं। तो आप किसको, भाजपा, कांग्रेस ज्यादा बड़ा गुनहगार किसको? देखिए, पहले कांग्रेस पार्टी रही है। कांग्रेस पार्टी ने इस देश में राज्य किया। जितने भी आज दलित वर्ग के लोग हैं, शेड्यूल ट्राइब्स के लोग हैं, और बैकवर्ड क्लास के हैं, माइनॉरिटीज़ हैं, ये सब लोग जो हैं, पहले आप देखें तो उनका जो स्थिति थी कोई अच्छी नहीं, और बल्कि बिगड़ गई। आज के रोज, उसके बाद 10 वर्षों में लोगों ने सोचा कि अब शायद कुछ इम्प्रूवमेंट हो जाएगा, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है इन पिछले 10 वर्षों में स्थिति और बद से बदतर हो गई। तो आप किसी अलायंस के साथ नहीं, आप इंडिया अलायंस के साथ बिल्कुल नहीं है। आज आप देखिए, आज जो है पूरे देश में अनएम्प्लॉयमेंट सबसे ज्यादा स्टेज पे, अनएम्प्लॉयमेंट उस सीमा पे पहुंच गया है जहां से लोगों के अंदर फ्रस्ट्रेशन आ गया है। जो इस देश का यूथ है, जो कि पढ़ा लिखा है, अनएम्प्लॉयड घूम रहा है। एक अगर चपरासी की एक नियुक्ति घोषित होती है तो उसमें पीएचडी के स्टूडेंट्स जो हैं वो अप्लाई करते हैं, और 1-2 नहीं, हजारों की संख्या में। बसपा का रोड मैप क्या है? बेरोजगारी को कैसे दूर करेंगे? देखिए, बसपा का ये है कि आप बेरोजगारी तब दूर होगी जब एम्प्लॉयमेंट का एवेन्यू दिया जाएगा। आज के रोज क्या हो रहा है, सारा प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया। प्राइवेटाइजेशन खत्म होना चाहिए। प्राइवेटाइजेशन, आपने रेल बेच दिया, आपने तेल बेच दिया, आपने जमीनें जो है बेचने का काम कर दिया, आपने एयरपोर्ट बेच दिया, आपने सभी चीजें, ओएनजीसी। प्रेम शुक्ला जी, ये प्राइवेटाइजेशन आप कह रहे हैं कि नहीं होना चाहिए। एक उसका असर आपने कहा ना कि कैसे होता है, अनएम्प्लॉयमेंट कैसे हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट क्यों बढ़ गया। एम्प्लॉयमेंट तो इन्हीं जगह पे होता है। जितनी भी संस्थाएं जो कि काम करती हैं, सरकारी काम करती हैं, वहां अपने कॉन्ट्रैक्टर्स को लाके बैठा दिया। कॉन्ट्रैक्टर्स को लाके बैठाने के बाद वहां पर रिजर्वेशन होता नहीं है। तो जब रिजर्वेशन नहीं होता है, और बगैर रिजर्वेशन वाले लोगों को भी कॉन्ट्रैक्टर्स के यहाँ कोई नौकरी तो मिलती नहीं है। वो तो आज काम किया, कल बाहर कर दिया। तो जो एक रेगुलर एम्प्लॉयमेंट था, जिसकी बेसिस में लोगों का परिवार चलता था, जिसकी बेसिस में लोग कहते थे कि आज हम आगे बढ़ जाएंगे, हम अपने परिवार को चला सकेंगे, आज वो खत्म हो गया। सिर्फ महिलाओं के साथ में भी यही हो रहा है। पर बदलते दौर के साथ अब सिर्फ सरकारी नौकरी ही नहीं, एंटरप्रेन्योरशिप को बल दिया गया है। और इकोनॉमी में तो नया वर्ड हम सुन रहे हैं, गिग इकोनॉमी। प्रेम जी, नहीं साहब, स्वाभाविक तौर पर देखिए, इस देश में अर्थव्यवस्था का उदारीकरण 1991 में हुआ जी। आप बार बार जो कांग्रेस के लोग भी, बसपा के लोग भी कहते हैं, एयरपोर्ट का जो है दिल्ली एयरपोर्ट जीएमआर को कब दिया गया? डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल में। मुंबई एयरपोर्ट कब दिया गया? डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल में। कांग्रेस के प्रवक्ता से नहीं, इसलिए कह रहे हैं प्राइवेटाइजेशन के हक में हैं आलोक जी। देखिए, ग्लोबल इकोनॉमी में प्राइवेटाइजेशन के बगैर कोई भी देश नहीं चल सकता है, पहली चीज। लेकिन प्राइवेटाइजेशन का आधार क्या है? एक तरफ अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में प्राइवेटाइजेशन के लिए पूरा मंत्रालय, विनिवेश मंत्रालय बना दिया गया था। प्लेन लेवल फील्ड मिले, सभी बिजनेसमैन आगे बढ़ें। ये नहीं हो कि कुछ अपने चंद मित्रों को तमाम चीज़ें बांट दी जाएं, जो कायदे कानून सब जेब में रखे जाएं, वहाँ पर ईडी सीबीआई के नोटिस भेजो
और उसके बाद इलेक्ट्रोल बॉन्ड में पैसा आ जाए, 2 करोड़ का मुनाफा करने वाली कंपनी 125-150 करोड़ रुपया बीजेपी को इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स के रूप में दे दे, हम उस चीज़ के खिलाफ हैं। हम प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ नहीं। और प्राइवेटाइजेशन की बात जहाँ तक हमारे बीजेपी के साथी ने कही, सबसे पहली ठेकेदारी प्रथा पुलिस में गुजरात में शुरू हुई थी। आज देखिए, जाकर आप किसी भी एयरपोर्ट पर चले जाइए, एक कंपनी है PSA करके, उसको सारे ठेके दे दिए गए। किसकी कंपनी है वो, कौन आधार है, किसका आधार है, किसी को नहीं पता है। लेकिन आज जिस तरह से तमाम अपने बड़े बड़े मित्रों के 16 लाख करोड़ का कर्जा माफ़ कर दिया और तमाम चीज़ें और वे ऑफ कर दी, और वो तो जो एक लंबी लिस्ट है, वो नीरव मोदी, फलाना मोदी, वो मेहुल भाई सब भाग गए। हम उस चीज़ के खिलाफ हैं कि आप मोनोपोलिस्टिक अप्रोच को ख़त्म करें, आप सबको प्लेन लेवल फील्ड दें। आप केवल अपने लोगों का विकास करेंगे तो कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह खड़े होंगे। ओके, कंपटीशन को बढ़ाना होगा ताकि कंज्यूमर को फायदा पहुंचे। डॉक्टर विक्रम सिंह हमारे मुझे साथ लगता है हैं। इसका उत्तर देखिए, देने का प्राइवेटाइजेशन पे चाहिए। चूंकि हमने शुरू किया था, एक आपसे आरोपों का उत्तर देने का मुझे जी, मैं आता हूं, सतीश जी। देखिए, प्राइवेटाइजेशन, आप दोनों लोग कह रहे हैं हम प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ नहीं, हम प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ हम भी नहीं है। हमारा, आपने शायद मतलब नहीं समझा, हमारा कहने का मतलब जो सरकारी संस्थाएं हैं, जहां पर सरकारी संस्था के और गवर्नमेंट को प्रिंसिपल्स ऑफ, आप देखिए जहां पर ऐसा होता है जहां के एम्प्लॉयमेंट मिल सकता है एक व्यक्ति को पूरी लाइफ लॉन्ग के लिए, वो उनको आप प्राइवेटाइज और कर वहाँ रहे हैं। भर्तियां पूरी भरी जाए, रिक्त स्थान ना हो। बिल्कुल, तो जी। उसमें आप भर्ती करने की जगह आप उसको सरकार को उसको बेच करके और दूसरे हाथों में दे रहे हैं। जी, इसमें मैं कांग्रेस छोटा सा का एक ऐड कर जी, देता मैं- हूं। जी, एक मिनट छोटा जी। सा ऐड कर देता हूँ। जो मिश्रा साहब ने बात कही कि जो मुनाफे के उद्यम चल रहे हैं उनको भी घाटे में लाओ पहले 2-4 साल में, और फिर अपने मित्रों को दे दो। सरकारी जमीनों को, चाहे डिफेंस जी। एस्टेट की हो, चाहे रेलवे की हो, उनके ऊपर प्राइवेट बिल्डर्स को दे दो। जी। और 6-6 लाख करोड़ का एक बजट के अंदर एस्टिमेट रखें कि डिसइन्वेस्टमेंट से हम जी। लेकर आएंगे, हम उसके खिलाफ। जी, देखिए, इन्होंने आरोप लगाया, कांग्रेस के प्रवक्ता ने, इंदिरा गांधी जब 1980 में चुनाव जीती थी तो दावत जो है धीरू भाई अंबानी ने दी थी, ये रिकॉर्ड है। तो धीरू भाई अंबानी क्या कर रहे थे, अब एक समझ लीजिए। दूसरा, लंगोटी पूंजीवाद को बढ़ाने का काम, और एक नहीं 100 उदाहरण, आप अगर मुझे समझ लें 100 उदाहरण। जी, 3 पॉलिटिकल पार्टीज को तो हमने सुना है। हमारे साथ 6 नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज के प्रतिनिधि हैं। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट के पास में आना चाहूंगा। हमारे साथ डॉक्टर विक्रम सिंह है, सेंट्रल कमेटी के सदस्य। आपका मैनिफेस्टो, उसके हाइलाइट्स क्या हैं? पहले तो इस जो लोकतंत्र का पर्व है उसकी सबको शुभकामनाएं। आपको भी शुक्रिया। और इस लोकतंत्र के पर्व के अंदर हमारे देश जो एक सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है उसको बचाने के लिए हम लोग ये चुनाव लड़ रहे हैं। जो हमारा संविधान है उसके जो 4 स्तंभ है, सेकुलर डेमोक्रेसी, इकोनॉमिक सॉवरेनिटी, आपका फेडरलिज्म और सोशल जस्टिस, जो पिछले 10 साल के अंदर लगातार इसको कमज़ोर किया गया है, उसको बचाने के लिए, उसको मजबूत करने के लिए हम लोग ये चुनाव लड़ रहे हैं। और उसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा, वही हमारे संविधान के अंदर है। सबसे पहला काम ये करना पड़ेगा कि जो हमने धर्म, राज्य और सरकार को मिला दिया है, सेपरेट करना पड़ेगा उसको, और बिल्कुल धर्मनिरपेक्ष जो हमारा राज्य है उसको उस तरह से चलाना पड़ेगा। जो CAA हमारे भारत का चरित्र बदलने की कोशिश की है उसको ख़त्म करना पड़ेगा। जो सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग डाइसेंट तक को ख़त्म करने के लिए किया जा रहा है उसको रोकना पड़ेगा। ये जो UAPA जैसे ड्रैकोनियन लॉज है उनको स्क्रैप करना पड़ेगा। बड़ी डिबेट अभी हो रही थी कि कौन सा पाथ होगा इकोनॉमी का, वो इकोनॉमी का पाथ डिफाइन करना पड़ेगा कि जो आपका इन्वेस्टमेंट सिर्फ कैपिटलिस्ट की तरफ जा रहा है, कॉर्पोरेट की तरफ जा रहा है, उससे आपकी इनकम जनरेट नहीं होती, उससे आपकी परचेजिंग पावर जनरेट नहीं होती। वो जाना पड़ेगा लोगों की तरफ, उनकी लाइवलीहुड, एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाना पड़ेगा। और जो सबसे बड़ा हमला मनरेगा जो हमारी सरकार बोलती थी कि उसको एक लिविंग मोन्यूमेंट बना देंगे, उसको एक हक के तौर पे लागू करना पड़ेगा। और ये जो कैप है 100 डेज की, उसको रिमूव करना पड़ेगा। इसी के साथ जो शहरी रोजगार गारंटी है वो भी लागू करना पड़ेगा। नहीं, शहरी मनरेगा के अंतर्गत क्या होगा? जैसे रोजगार की हक है ग्रामीण क्षेत्र के अंदर, वैसा ही आपको शहरी क्षेत्र के अंदर देना पड़ेगा। कम से कम मिनिमम 100 डेज का एम्प्लॉयमेंट आपको इंश्योर करना पड़ेगा अगर हमें युवाओं की चिंता है। पर आप बधाई देंगे कि कांग्रेस मनरेगा लेकर आई थी और भाजपा ने उसको रिटेन किया और सशक्त किया। आप ये बोल रहे रिटेन किया, उनके शब्द है कि वो लिविंग मॉन्यूमेंट बना के रखेंगे, उन्हें बना के रखा है। अभी भी 49 डेज एवरेज, 50 एक बार गया है। आपके जो एवरेज वर्किंग डेज है वो फैमिली पर एनम, आपका जो बजट है एज परसेंटेज ऑफ GDP वो नीचे की तरफ गया है। वो जो अलग अलग एडवाइजरीज लेके आए हैं आपने ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल कर दिया है उसको इम्प्लीमेंट नीचे करने के लिए। अगर आप इसको जिंदा रखना बोलते हैं तो जिंदा रखा है, पर लोगों के लिए एक आजीविका के साधन के तौर पे हक, 100 डेज का हक
वो अभी तक उनको हासिल नहीं हुआ है। वो तब होगा जब उसके लिए बजट होगा और जब सरकारी मंशा होगी। इसके साथ जो शिक्षा सब इसके ऊपर कर रहे हैं बात, वो कैसे होगा जब तक 6% ऑफ जीडीपी उसके ऊपर खर्च नहीं होगा। हायर एजुकेशन के अंदर जो रैम्पेंट प्राइवेटाइजेशन है, प्राइवेटाइजेशन शिक्षा के अंदर तो कोई चैरिटी के लिए नहीं आएगा ना, मुनाफा कमाने के लिए ही आएगा, वो उसको रोकना पड़ेगा। हेल्थ, हमने पेंडेमिक के दौरान देखा कि किस तरह से पूरे भारत के अंदर संकट आ गया था, हम अपने नागरिकों को नहीं बचा पा रहे थे, पर केरल की सरकार ने बचाया क्योंकि उनके पास एक हेल्थ सिस्टम था, पब्लिक हेल्थ सिस्टम। उसके अंदर 5% ऑफ जीडीपी इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तब हम लोग वो कर पाएंगे। पर ये बताइए, अगर हेल्थ में जीडीपी का 5% करना है, जो कि मौजूदा 2-2.5% है, एजुकेशन में आपने कहा 6-7, तो सोर्स ऑफ रेवेन्यू पैसा कहाँ से आएगा? पहले आपको अपनी प्राथमिकताएं तय करनी पड़ेंगी कि आपकी प्राथमिकता क्या है। अभी तक जो कंसेशंस आपके कुछ घरानों की तरफ जा रहे हैं उसको रोकना पड़ेगा, वो पीपल्स की तरफ जाना पड़ेगा। जो 15 लाख करोड़ रुपया आसपास आपने डेट माफ़ कर दिया है कॉर्पोरेट्स का, वो नहीं करना पड़ेगा। और आपको जो आपका रेवेन्यू है वो जनरेट करने के लिए रिफॉर्म्स करने पड़ेंगे। हम तो पहले से बोल रहे हैं कि इनहेरिटेंस टैक्स लगाना पड़ेगा आपको, सुपर रिच टैक्स लगाना पड़ेगा आपको। इनहेरिटेंस टैक्स, उत्तराधिकार ये जो कर है, इसके अंतर्गत क्या है? वो हम तय करेंगे कि किस तरह से जब संपत्ति एक से आगे जाती है तो उसके ऊपर कुछ टैक्स होना चाहिए, एक मिनिमम अमाउंट का रेवेन्यू है जो गवर्नमेंट को आना चाहिए, जिससे अभी तक भारत के अंदर हालत क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स का जो रेशो है वो ज़्यादा है, पर डायरेक्ट टैक्स कम है। पर वेल्थ टैक्स 57 में आया था विक्रम जी, और 10 साल पहले उसे विड्रॉ कर लिया गया क्योंकि टैक्स से इतना राजस्व नहीं आता था जितना कि उसको मैनेज करने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव के खर्चे। इससे क्वेश्चन ऑफ इम्प्लीमेंटेशन का जो दिक्कत है उसके चलते कल को बोलेंगे कि लोकतंत्र के अंदर भी माफियागिरी होती है, लोकतंत्र के अंदर भी ताकत से आप वोट इन्फ्लुएंस करते हो, तो आप लोकतंत्र को खत्म कर देंगे। इम्प्लीमेंट करना है। पर सबसे बड़ी बात जो मैं आप जोड़ना चाह रहा हूँ इसके अंदर, सब किसानों की बात कर रहे हैं। 10 साल के अंदर किसान और खेत मजदूरों के साथ क्या हुआ है हमने देखा है। और सब किसानों की बात नहीं है, वो फूड सिक्योरिटी के साथ भी जुड़ा हुआ मामला है। हम इसको हमेशा छोड़ देते हैं। 3 कानून आए थे, उसके अंदर जो पीडीएस एसेंशियल कमोडिटी एक्ट था वो बहुत ही महत्वपूर्ण था। किसानों ने तो भाजपा को हराया है, किसानों ने भाजपा को हराया है। संसद के अंदर पारित कानून वापिस करने पड़े थे, कुछ किसान बोलिए, ज़्यादा किसान बोलिए। पर अब क्या होगा, सिर्फ एमएसपी नहीं, स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट की जो सजेशंस है उनको लागू करना, और एमएसपी C2+50 और गारंटी, कानूनी गारंटी प्रोक्योरमेंट की। जी, जो बाकी 2 पॉलिटिकल पार्टी हैं, नेशनल पीपल्स पार्टी और आम आदमी पार्टी, उन्होंने पिछले 10-12 साल में ही राष्ट्रीय दल का दर्जा पाया है। मैं आपके पास आता हूं संजीव जी, क्या प्राथमिकताएं हैं आपकी अब जब लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी उतर रही है? देखिए, हमने 12 साल में बिल्कुल ठीक कहा आपने कि ना केवल दिल्ली में 3 बार सरकार और पंजाब में सरकार हमारी बनी, और पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ कि लगातार 50% से ज़्यादा मत स्टेट में मिले, ऐसा कभी होता नहीं था। और मुझे लगता है कि पार्टी की स्थापना के वक्त ही हमने कहा था कि हम इस देश को एक वैकल्पिक राजनीति देंगे, और इसका प्रयोग हमने दिल्ली में किया। पहली बार देश ने यह प्रयोग देखा कि अंतिम व्यक्ति को बिजली मुफ्त मिल जाएगा, अंतिम व्यक्ति को पानी मुफ्त मिल जाएगा, अंतिम व्यक्ति को स्वास्थ्य की सुविधा मुफ्त मिल जाएगी, अंतिम व्यक्ति को आपको शिक्षा, सभी बच्चों को अच्छी शिक्षा और मुफ्त मिल जाएगी। देश ने पहली बार देखा। सब मुफ्त कैसे मिलेगा? मैं आता हूँ, उसी पे आता हूँ, क्योंकि अब बात ये होती है कि इकोनॉमी का पाथ क्या होगा। अब एक बात आप सब कहते हैं कि परचेजिंग पावर बढ़ाएंगे तो इकोनॉमी आगे बढ़ेगा। परचेजिंग पावर कैसे बढ़ेगा? जब अंतिम गरीब व्यक्ति के हाथ में पैसा आएगा। फर्ज कीजिए हमने बिजली से, पानी से, शिक्षा से, स्वास्थ्य से एक गरीब को हमने 8 से 10 हजार रुपया बचा दिया, तो मार्केट में जाके परचेज करता है, तो मार्केट मजबूत होता है। अगर मार्केट मजबूत होता है, प्रोडक्शन मजबूत होता है, प्रोडक्शन तो एम्प्लॉयमेंट मिलता है, एम्प्लॉयमेंट मिलता है तो जीडीपी बढ़ता है। ये प्रयोग करके हमने दिखाया, उसके परिणाम ये है कि आज दिल्ली में बजट हो या सेंट्रल बजट, वहां तो फिस्कल डेफिसिट है, तो फिस्कल प्रूडेंस है कि आप सब बिजली, पानी, स्वास्थ्य फ्री दे दें। जब हम दिल्ली में आए थे हमें डेफिसिट बजट था, और दिल्ली देश में एकमात्र ऐसी सरकार दिल्ली के है जो आज सरप्लस स्टेट है। तो इसका मतलब है कि आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट ठीक होना चाहिए, करप्शन को आपको रोकना पड़ेगा, इंप्लीमेंटेशन को ठीक करना पड़ेगा। दिल्ली में उन्हें प्रयोग करके दिखाया है, और इसका परिणाम यह हुआ कि व्यक्ति का पर कैपिटा इनकम बढ़ा। इसका परिणाम यह कि दिल्ली में इन्फ्लेशन कम है। ये डेटा है, मैं नहीं कह रहा हूं। एक बात। दूसरी बात कि हमने यही जो हमने दिल्ली में प्रयोग किया वही हम देश को कह रहे हैं कि अगर ये इंडिया अलायंस की सरकार आती है तो हम लोग हर गांव में अच्छा स्कूल की व्यवस्था करेंगे, हम अच्छे हॉस्पिटल की व्यवस्था करेंगे, मोहल्ला क्लिनिक की व्यवस्था करेंगे, और इलाज मुफ्त होना चाहिए। हमने कहा किसानों को स्वामीनाथन आयोग का जो भी बात हो रही है उसकी रिपोर्ट को हम इंप्लीमेंट करेंगे ताकि किसान किसानी स्वाभिमान से कर पाए। आज दिल्ली में देखिए प्रधानमंत्री क्या कहते थे। प्रधानमंत्री कहते थे
कि टीम, अब हम जीत कर जब आए तो टीम इंडिया होगा। और हमने ये देखा जब प्रधानमंत्री जी पहली बार गए पार्लियामेंट तो संसद की सीढ़ी पर लेट गए थे, तो देशवासियों को भरोसा हुआ कि अब ये संसद मजबूत होगा, यानी जनतंत्र मजबूत होगा। लेकिन 10 साल में लगा एक फोटो सेशन था, उससे संसद से कोई मतलब नहीं था, भारत जनतंत्र से फिफ्थ कोई मतलब लार्जेस्ट नहीं था। इकोनॉमी भी बनी। हाँ, मैं उस पर भी आता हूं। अब आप कहते हैं कि भारत फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बनी। एक बात बताइए कि देश के 99% रिसोर्स अगर 1% के हाथ में हो, आप अगर 5 ट्रिलियन के इकोनॉमी की बात करेंगे, उसमें से 4.5 ट्रिलियन एक व्यक्ति के हाथ, कुछ व्यक्ति के हाथ में, कैसे इकोनॉमी है? इकोनॉमी जो हमने दिल्ली में कराया, आप अंतिम व्यक्ति को आपको मजबूत करना पड़ेगा। अंतिम व्यक्ति मजबूत होगा तो देश मजबूत होगा। और तीसरी बात, एक बात समझिए आप, प्रधानमंत्री हमेशा कहते रहे कि भाई टीम इंडिया की बात जब कहा तो लोगों को भरोसा बढ़ा। देश में क्या हुआ, जहां जहां ऑपोजिशन की सरकार थी वहां के लोगों द्वारा चुनी हुई सरकार को कमजोर करने की साजिश की गई। हम दिल्ली में जो काम कर रहे हैं, काम को रोकने की साजिश की गई। हम सब कोर्ट गए, कोर्ट का यह फैसला आया कि चुनी हुई सरकार के पास शक्ति होना चाहिए। रातों रात जिस पार्लियामेंट की सीढ़ी में प्रधानमंत्री लेटे थे, उसी पार्लियामेंट में इलीगल बिल के जरिए कानून बना करके चुनी हुई सरकार की शक्ति को छीन लिया और एक नॉमिनेटेड व्यक्ति को आपने सारा पावर दे दिया। तो अब ऐसा लग रहा है कि इस देश के संविधान को, इस देश के जनतंत्र को कमजोर करने की साजिश प्रधानमंत्री जी ने किया है और भारतीय जनता पार्टी देश को तानाशाही की तरफ ले जा रही है। तो देश को तानाशाही से बचाना है तो ना केवल अपोजिशन बल्कि हर वो जनता जो बाबा साहब के संविधान से प्यार करता है, हर वो जनता जो इस देश के जनतंत्र जिस कुर्बानी के बदौलत मिली उसको मजबूत करना चाहता है, तो मिलकर के लड़ना पड़ेगा। जी बिल्कुल, मिलकर के हमें लड़ना होगा क्योंकि विकसित भारत का संकल्प हमने लिया है। सोनेलाल जी, अष्टलक्ष्मी की बात करें, उत्तर पूर्वी राज्यों की, तो अगर नेशनलिस्ट पीपल्स पार्टी की बात करें, आपका क्या एजेंडा है लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर? मान्यवर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने कम से कम ऐसी पार्टी को आज दूरदर्शन ने कुछ कहने के लिए मौका दिया है, इसके लिए कोट सा धन्यवाद। थैंक यू सर, मेरा एक विनम्र निवेदन ये है, वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए जैसा कि हम देख रहे हैं और जैसा कि आदरणीय श्री मिश्रा जी ने भी बताया कि जैसे कि तैसे आदिवासी हैं, इतनी वायदे अन्य पार्टियां करती हैं, कुछ भी है, जैसे की स्थिति है वैसे की वैसी स्थिति बनी हुई है। तो इन चीज़ों को हम लोगों ने, हमारे जो संस्थापक पार्टी के पी संगमा जी थे और वर्तमान में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी श्री कोनाड जी हैं, उन्होंने एक दूरदर्शिता का परिचय देते हुए हम लोगों ने एक उस क्षेत्र के लोगों को विकसित करने के लिए प्रयास बहुत किया है, कर ये रहे हैं कि हमारा जो उद्देश्य है, सबसे पहले कि नारी शक्ति का ज़्यादा विकास करना और ज़्यादा से ज़्यादा उनको भाग लेने के लिए, इसमें पार्टी में भाग लेने के लिए हमको प्रोत्साहित करना। इसी दृष्टि को देखते हुए हमने इस बार जो चुनाव हुए हैं तो हमने दो पार्टी में एमपी के इलेक्शन के लिए खड़ा किया और संभवतः प्रयास से ये अगर ये दोनों मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुनाव भी हो गया है, जीत जाती हैं तो हमारा बहुत विकास होगा उस क्षेत्र में। दूसरा है, हम विकास के क्षेत्र में हम नवयुवकों को बहुत लाना चाहते हैं। तो नवयुवकों को विकास के लिए उसमें लगाने से हमारा जो और दूरदर्शिता है, जो कार्य होगा वो उसमें ज़्यादा विकास आएगा। तो मैं ये समझ रहा हूँ। तो एक सबसे बड़ी बात है कि हमने 50 वर्षों में अभी तक जो कुछ भी दिया ट्राइबलों के बारे में देखा, सोचा, उसको देखते हुए हमने 50 साल के लिए और अपनी रूपरेखा बना ली है कि वर्तमान स्थिति 50 साल में हमारे आदिवासी कैसे थे और हमको 50 साल में और हमको कैसे आगे बढ़ाना। सबसे दुर्भाग्य की बात यह है कि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविज़न है 5th और 6th शेड्यूल, तो 6th शेड्यूल तो हमारा बहुत अच्छा नॉर्थ ईस्ट में चल रहा है, मेघालय में उसी के अनुरूप हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कार्य कर रहे हैं, बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं क्योंकि उसमें फुल फ्लेज पूर्ण पावर रहता है 6th शेड्यूल में और हर एक लोगों को अपना काम करने का स्वतंत्रता रहती है, बजट अलग होता है किंतु ये राष्ट्रीय पार्टी होने के साथ साथ अन्य क्षेत्रों में जो शेड्यूल एरिया हैं जी, वो क्षेत्र में काम बहुत धीमी गति से हो रहा है। यद्यपि हम लोगों ने अब कवर किया है उत्तर भारत की तरफ और दूसरे क्षेत्रों में 5th शेड्यूल जहां लागू है वहां पर काम कर, क्योंकि वहां के गवर्नर लोगों को फुल पावर दिया है कि ट्राइबलों को अपलिफ्ट करने के लिए क्या क्या करना है, क्या कैसे करना है।
तो वो वहाँ बात तो बड़ी बात कर देते हैं किंतु इम्प्लीमेंट नहीं होता, ये बड़ा दुर्भाग्य। लेकिन आप अगर नॉर्थ ईस्ट की बात कर रहे हैं, पर्यटन के क्षेत्र की, या फिर जैसा प्रेम जी ने कहा कि 2036 में अब भारत ओलंपिक की मेजबानी का सपना देख रहा जी है, सर। खेलों के लिहाज से जी। वहां पर प्रगति हुई है? बहुत प्रगति हो रही सर, और बहुत हो रहा है। अभी हाल में नेशनल गेम्स का आयोजन हुआ, एक से एक प्लेयर बने हैं, और तरह तरह के गेम वो है, तीरंदाजी में भी एक प्रमुखता दे करके उन्होंने आगे बढ़ाया है, और उसके लिए तैयारी करे। कई गेम्स ऐसे हुए हैं, उन्होंने वो ऐसे तैयार कर रहे हैं ताकि वो आने वाले ओलंपिक गेम में, ओलंपिक जो गेम होगा उसमें सहभागिता लेंगे और देश का नाम रोशन करेंगे, ऐसी हम आशा करते हैं। जी, सतीश हमारे जी। माननीय मुख्यमंत्री जी इन चीज़ों में, और सबसे बड़ी बात एक और चीज़ बताऊं आपको, आप विशेष ध्यान देने की बात है, हम केवल गेम भर और हम अपलिफ्ट की बात नहीं करते, हम लोग संगीत के क्षेत्र में भी काम करते जी। हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री स्वयं संगीतकार हैं, स्वयं जरूरत पड़ती है लोगों को खुश करने के लिए, हर तरह से स्टेज में आकर सब परफॉर्मेंस करते हैं, और हम लोगों ने कलाकार को तैयार कर रहे हैं। फिल्म और हो सकता है हम आने वाले अगन में वहाँ फिल्म बनेगी, बहुत से कार्यक्रम भी होंगे, इस तरह का हम लोग योजना बना बिल्कुल। रहे हैं। तो अगर भारत में विकसित बनना है तो इकोनॉमिक पावर तो बनना ही है, जिसमें कि संकल्प है कि भारत जल्द $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बने, लेकिन सॉफ्ट पावर यानी कला, संस्कृति, खेल, इस पर भी बल है। सतीश जी। देखिए अमित जी, आपने चूंकि हमने एम्प्लॉयमेंट की बात की थी, आपने उसी पर रोक के आगे बढ़ा ली बात। इन कुछ और चीज़ें भी हम अपनी पार्टी की तरफ से आपसे कहना चाहते हैं। देखिए, आज इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की कितनी आवश्यकता है ये आप खुद सोचें। इलेक्टोरल बॉन्ड्स को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने असंवैधानिक करके किया, लेकिन बहुजन समाज पार्टी इसलिए इस इशू पे अपनी बात रखती है क्योंकि हमारी पार्टी ये मानती है कि हम लोग किसी से भी चंदा नहीं लेते। अगर आप हमारी पार्टी को देखेंगे, हमारी पार्टी किसी भी बड़ी कंपनी से या किसी उद्योगपति से कभी चंदा नहीं लेती। पॉलिटिकल फाइनेंस कहाँ से आता है? हमारे जो लोग हैं, हमारे जो सपोर्टर्स हैं, देखिए बहुजन समाज पार्टी आज भी और पिछले कई वर्षों से, कई चुनावों से इस देश की सबसे तीसरी बड़ी पार्टी वोट के संख्या में है। भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी, जो वोट पूरी कंट्री के आप गिन लें, तो हमारे जो लोग समर्थक हैं, जो पार्टी के साथ में, वे पार्टी की विचारधारा के साथ जुड़े हैं, हम उनके चंदे से लेके वो जो पैसा अपना देते हैं, सहयोग देते हैं, उस सहयोग से लाते हैं, जिससे कि अगर हम इन उद्योगपतियों से पैसा लेंगे तो जाहिर है कि पैसे के साथ में उनका इशारा भी आ जाएगा, जो हमेशा से होता रहा है, और फिर वो अपने हिसाब से नीति बनाते हैं। फिर वही होगा जो गरीब आज है और गरीब होता जा रहा है। गवर्नमेंट कह रही है कि इतने लोग जो हैं, ये 80 करोड़ लोग जो हैं वो गरीबी रेखा के इस स्थिति में हैं कि उनको हमें अनाज देना पड़ रहा है जिंदा रहने के लिए। तो ये स्थिति क्यों हुई? आज हमारी पार्टी ये मानती है कि इसकी जगह कि आप अनाज दें, आप नौकरी दीजिए। और नौकरी की बात भी हमने इसीलिए कही थी। आज महिलाएं जो हैं वो परेशान हैं पूरे देश में। आज जो एक माहौल है हिंदू, मुस्लिम और माइनॉरिटीज़ और सबको लेकर के, सेकुलर कंट्री है और सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन बाबा साहब ने बनाया है, उसके तहत में बहुजन समाज पार्टी की ये सोच है और कार्य भी सारे ऐसे ही करती है, जिससे कि सभी लोग एक साथ मिलकर के रह सकें। किसानों की बात कर रहे हैं, दोनों पार्टियों ने किसानों की बात कही, कहा कि उन्होंने कहा कि स्वामीनाथन रिपोर्ट हम लागू कर देंगे। स्वामीनाथन रिपोर्ट नहीं लागू की जा रही है। आप ये देखिए, स्वामीनाथन रिपोर्ट कब आई थी, तो कांग्रेस पार्टी ने पहले क्यों नहीं लागू कर दिया उसको, स्वामीनाथन रिपोर्ट को। और इसी प्रकार से आज के रोज जो है किसानों को, जो कि 90% नहीं, लगभग 99% गांव में रह रहे हैं, गांव की तरफ कोई देखना ही नहीं चाहता। गरीब जो शहरों में रह रहे हैं, झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे हैं, उनकी हालत बद से बदतर हो रही है। बुलडोजर चला के उनकी झुग्गी झोपड़ी तोड़ दी जाती है और उनकी व्यवस्था नहीं की जाती। बहुजन समाज पार्टी ने उत्तर प्रदेश में हर शहर में जहां झुग्गी झोपड़ी में लोग रहते थे, उनसे निकाल करके और उनको 2-2 कमरे के पक्के मकान मुफ्त में दिए, पैसा लेके नहीं दिए, मुफ्त में दिए, और लाखों की संख्या में हर शहर में दिए। तो हम लोग उनका सम्मान बढ़ाने का काम, ऐसे लोग जिनको कि कोई देखना नहीं चाहता, जिसका उठना बैठना नहीं चाहता, क्योंकि वो गरीब हैं और लाचार हैं, तो उनको बहुजन समाज पार्टी की सरकार में, बहुजन समाज पार्टी के मुखिया ने उनको ऊपर उठा करके उनका सम्मान दिया, जो कि आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की मेन मंशा है, जो बाबा साहब ने बनाया। और जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स बनाए गए हैं, जो कि सरकार के लिए कि ये काम सरकार को करने चाहिए, वो काम
हर काम को करके बहुजन समाज पार्टी ने दिखाया है। और बहुजन समाज पार्टी ने इसीलिए अपील की है कि आप हमको जब अगर पार्टी हमको चुनाव में जिताएंगे तो इन सारी चीजों को लागू करने का काम बहुजन समाज पर पार्टी बहुजन समाज पार्टी इंडिया अलायंस के साथ नहीं है। बहुजन समाज पार्टी अलायंस के साथ, किसी भी अलायंस के साथ में नहीं जी। है। बहुजन समाज पार्टी खुद चुनाव लड़ रही है और पूरे देश में चुनाव लड़ रही है और अपने दम पे लड़ रही है। जी, भारतीय जनता पार्टी प्रेम जी हमेशा अंत्योदय पे बात करती है कि जो पंक्ति में अंतिम व्यक्ति खड़ा है उसका भी उद्धार हो। फिर जब सतीश जी कहते हैं कि 140 करोड़ की आबादी में 80 करोड़ को फ्री राशन क्यों, कोविड में कदम उठाया गया था, तो ये कैसे जस्टिफाई करें? देखिए, महामारियां जब होती थी इस देश में, और इसका इतिहास है कि महामारी में बीमारी से कम लोग मरते थे, भूखमरी से ज्यादा मरते थे। ये पहली बार इस देश का, विश्व के इतिहास की पहली महामारी है जिसमें भूखमरी से एक व्यक्ति भी नहीं, किसी का प्राण नहीं गया है। और 80 करोड़ लोगों की अगर हम थाली सजाते हैं तो उसकी जेब से का बड़ा खर्च हम उसका जो है निश्चित तौर पर, और मोदी जी जो है वो ना केवल आपकी थाली रही बल्कि पोषण युक्त थाली रहे। इस बार हमारे संकल्प पत्र में हमने सुनिश्चित किया है कि हम उसको पोषण युक्त यानी भोजन फूड कैसे सिक्योरिटी दें। से आगे बढ़कर फूड, न्यूट्रिशन हाँ, सिक्योरिटी। उसको न्यूट्रिशियस फूड जो है उसको मिलना चाहिए। इस तरह की व्यवस्था हम सुनिश्चित कर रहे हैं। और जब 80 करोड़ लोगों को जब राशन देते हैं और एमएसपी पे आप बहुत सारी खरीद, जैसे गेहूं की खरीद है, धान की खरीद है, तिलहन की खरीद है, दलहन की खरीद है, कई गुना 2014 से 2024 के बीच में आप आंकड़े देखेंगे तो कई गुना हमने बढ़ाया है। बढ़ाए हैं, लेकिन लीगली गारंटी की जो बात करता है विपक्ष, लीगल गारंटी मिल जाए। गारंटी दी कहाँ उन्होंने भाई? अभी स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट की बात तो मिश्र जी भी बता रहे हैं ना। मिश्र जी भी कह रहे हैं स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट का बायो। स्वामीनाथन ने स्वयं 2021 में कहा कि मेरी जो सिफारिशें उसको सर्वाधिक लागू करने का काम भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। एक जो बिंदु जो है इन्होंने छुआ, जो बॉन्ड के माध्यम से राजनीतिक दलों को चंदे पर। अब बॉन्ड के माध्यम से हमने प्रयास किया कि पारदर्शी ढंग से लोगों को काला धन की बजाय जो है सफेद धन से पैसा आए। अगर उसमें कुछ दोष है तो उसका परिमार्जन किया जाना चाहिए। लेकिन मुझे बताइए, मेगा इंडस्ट्रीज से कैश पैसा लिया कांग्रेस पार्टी ने, पीडब्ल्यूडी विभाग कमलनाथ के अंडर जो था उससे कैश पैसा लिया, और हमने नहीं आरोप नहीं लगाया, इनकम टैक्स ने कैश पकड़ा और उस कैश का ये हिसाब नहीं दे पाए, इस आधार पर इन पर पेनाल्टी हुई और उस पेनाल्टी को हाईकोर्ट ने जस्टिफाई किया। इनको किसी प्रकार की रियायत नहीं मिली। तो आप काले धन को इतने बड़े पैमाने पे क्यों भारत के चुनावी व्यवस्था में लाना चाहते हैं, तो बताइए। जी, स्वागत करेंगे कि पहली बार चुनाव आयोग ने जो भी इलेक्टोरल बॉन्ड्स का डेटा था उसे वेबसाइट पे अपलोड किया, कम से कम पारदर्शिता की ओर पहला कदम तो आया जब पॉलिटिकल फाइनेंस की बात हो रही है। हाँ, देखिए, बिल्कुल जब सुप्रीम कोर्ट ने धनाधन लाठियां चलाई तब वो सामने आया, उससे पहले नहीं आया। सुप्रीम कोर्ट से 2019 से लेकर आज तक पूरा विपक्ष कहता रहा, संसद में विरोध किया, इलेक्शन कमीशन ने विरोध किया, आरबीआई ने विरोध किया, और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उसको असंवैधानिक ठहरा दिया। और बीजेपी आज भी सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के खिलाफ बोलती चली जा रही है। इलेक्टोरल बॉन्ड्स नहीं तो विकल्प क्या है? देखिए, विकल्प तो पहले भी थे, विकल्प और भी हो सकते हैं। पहले भी फंडिंग होती थी, अगर उसमें कोई कमी थी तो उसको दुरुस्त किया जा सकता था। अभी कोरोना की बात चल रही थी, इन्होंने तो रेमडेसिविर इंजेक्शन वालों से पैसे नहीं छोड़े, इन्होंने तो कोरोना की वैक्सीन वालों से पैसे नहीं छोड़े। अरे भाई, कोरोना में वो लाशों के ढेर गंगा के किनारे, जिनको कफन नहीं मिला, जिनको अंतिम संस्कार नहीं मिला, कोरोना पे भी आप लोग बोलेंगे? भ्रष्टाचार के पुरोधा आज भ्रष्टाचार पे भाषण देते हैं। मैं मोदी जी को और बीजेपी को चैलेंज करता हूं, 2014 के बाद एक एफआईआर बताइए कि जिस एफआईआर में मोदी जी ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हों और वो एक व्यक्ति पर सिद्ध हो गए हों। अंतिम बात कहना चाहूंगा, बार बार फिफ्थ इकॉनमी 2011 की नीति आयोग की रिपोर्ट पढ़िए, 2018 में हमें 5th नंबर की इकॉनमी बन जाना था, लेकिन नोटबंदी की वजह से सारा जो खेल बिगड़ा वो 4 साल डिले हुई। ये इकोनॉमिक का प्रोसेस है। अगर इतना ही रोल होता तो 35 रुपए में पेट्रोल और 35 रुपए में डॉलर मिलना चाहिए था। वो लाला रामदेव कहाँ है आज, जो कहते थे कि सस्ता पेट्रोल मिलेगा, सस्ता डॉलर मिलेगा, लेकिन बार बार झूठ को परोसा जाता है। मैं अंतिम बात कहना चाहूँगा, अगर इतना ही कुछ हो गया तो हंगर इंडेक्स में नीचे क्यों चले गए? दूसरी बात, बार बार स्वामीनाथन आयोग की बात की जाती है। 221 रिकमेंडेशन थी, 221 में से 2014 तक 174 रिकमेंडेशंस को मान लिया गया था। अब बीजेपी के साथ ही बैठे हैं, 2 स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट बता दें, रिकमेंडेशन
जो मोदी सरकार ने मानी हो, तो मैं चैलेंज करता हूं इनको, अभी बता दें। जी। पूछिए ना एक बार जरा। जी। स्वामीनाथन आयोग की 2 रिकमेंडेशन, मोदी जी ने अरे भाई किया। स्वामीनाथन हम आयोग की स्वामीनाथन 2 माने रिकमेंडेशन कि बताइए आप। झूठे, सुप्रीम कोर्ट अरे भाई मैं कह रहा हूं स्वामीनाथन आयोग की 2 रिकमेंडेशन बताइए जो आपकी सरकार ने मानी। स्वामीनाथन ने स्वयं कहा इधर उधर मत भागिए, मैं यही इधर उधर मत भागिए। स्वामीनाथन को माने मुझे कि केवल ये सुप्रीम कोर्ट बताइए कि सर्टिफाइड 2 झूठों को माने। रिकमेंडेशन कौन सुप्रीम कोर्ट सर्टिफाइड झूठों को नहीं मान अमित जी, सकते ना। अमित जी, मैं केवल पूछ रहा हूं बार बार, 2 मैं कह रहा रिकमेंडेशन हूं, बताइए। स्वामीनाथन ने 2 कहा, रिकमेंडेशन 90% बताइए। कहा। नहीं बता पाएंगे स्वामीनाथन जी ने कहा क्योंकि 90% झूठ का संसार चला रहे हैं लोग। स्वामीनाथन को झूठा अरे भाई मुझे 2 बता दीजिए, आप बता दीजिए। आप मुझे 2 रिकमेंडेशन बताइए जो 2014 के बाद आपने मानी। कैसा इनका जवाब अभ्यास सुनते है? हैं। नहीं नहीं, 2 रिकमेंडेशन बताइए। आयोग ने एक नंबर, स्वामीनाथन जी ने स्वयं कहा 1 नंबर, 90%, एक नंबर। 90% यार बेकार की बातें, मैं मोदी कह रहा जी हूं ने 2 पूरी की। रिकमेंडेशन बता और ये दीजिए। झूठ बोल रहे हैं। मैं कह रहा हूं 2 रिकमेंडेशन बता दीजिए, अरे नहीं भाई, बता पाएंगे। हम तो अगले स्वामीनाथन जी को 2 साल भी नहीं बता पाएंगे हम। स्वामीनाथन को आप झूठा क्योंकि कह रहे आप हैं। लोग केवल झूठ सुप्रीम और कोर्ट झूठ पर सर्टिफाइड चलते हैं। झूठे सिर्फ झूठ बोल अरे भाई सकते हैं। केवल आप बता दीजिए ना, मैं बताओ स्वामीनाथन झूठ मैं कह रहा हूं मैं बोलते झूठा। हैं। आप सुप्रीम कोर्ट सर्टिफाइड झूठे हैं। मैं ओके। सुप्रीम सुप्रीम कोर्ट कोर्ट सर्टिफाइड झूठे। लाल किले के प्राचीर से सुप्रीम झूठ कोर्ट बोलते हैं। सर्टिफाइड झूठे। आपको मैं अरे चैलेंज कर भाई रहा हूं। जनपद के आप रास्ता दोनों की शहर बात कर रहे हो। मतदाता ने लाल सुन किले ली। की 2 प्राचीर स्वामीनाथन पर कमेटी की रिकमेंडेशन के नाम बता अरे मैंने दीजिए। कहा ना। अगर हिम्मत है तो बता के जाइए। मैं स्वामीनाथन ने खुद कहा बता कि के जाइएगा ना। रिकमेंडेशन पूरी की है। नहीं बता पाएंगे। 90% रिकमेंडेशन क्योंकि देश के स्वामीनाथन ने प्रधानमंत्री सब कहा। झूठ स्वामीनाथन को बोलना झूठ बोलना जी। ये कांग्रेस के आपकी- झूठों आप का जो दोनों है की बात अपना- मत- मैं मतदाता फिर ने कह रहा सुन ली है। आदत है आधा अभ्यास घंटे है। का शो बचा हुआ है, 2 रिकमेंडेशन बता के स्वामीनाथन ने स्वयं बता के जाना अगर हिम्मत हो तो। आप स्वामीनाथन को झूठा बोल रहे हैं। मैं स्वामीनाथन को झूठा नहीं बोल आप रहा, दोनों की बात मैं देश के मतदाता ने- प्रधानमंत्री को झूठा बोल। आप बताइए ना 2 रिकमेंडेशन तस्करी करने वाली इतने बिलबिला क्यों रहे? 2 रिकमेंडेशन बताइए, बताइए ना। बिलबिला आलोक शर्मा रहे हैं। आप दोनों की बताइए बात ना। सुन ली है। जो अरे भाई, मुसलमानों 2 को रिकमेंडेशन स्वामीनाथन आयोग की मतदाता ने बताइए, आपकी बात सुन जो ली है। बीजेपी की सरकार ने लागू की। मतदाता ने बताइए आपकी ना। बात सुन ली है। मुझे बताइए आप संजीव जी कि आप जैसे इंडिया अलायंस के सदस्य हैं, आम आदमी पार्टी, सीपीआईएम, कांग्रेस, लेकिन ये विरोधाभास की स्थिति भी है क्योंकि पंजाब में आप एक साथ नहीं हैं, असम में एक साथ नहीं हैं, तो फिर ये कैसा गठबंधन या ब्लॉक है? देखिए, हमने पहले ही कहा कि हम अलग अलग पार्टी इसलिए आइडियोलॉजिकली हम सहमत नहीं थे, लेकिन अब बात आ गई है संविधान की, बात जनतंत्र की। बात बताइए, अभी आपको हमने बताया कि दिल्ली के सीएम ने शिक्षा में काम किया, स्वास्थ्य में काम किया, ये आंकड़े हैं। दिल्ली में भाई इस बार की बात करें तो 1500 बच्चे मेडिकल इंजीनियर सरकारी स्कूल में किए, पूरे देश में नहीं किए होंगे, लेकिन उस मुख्यमंत्री को इन्होंने जेल में भेज दिया। किसके बयान पर? जिसको ये शराब के किंगपिन कहते थे, उनसे 50 करोड़ रुपया लेकर के अप्रूवल बना करके सिटिंग सीएम को जेल भेज दिया। तो अब समझिए, अरविंद केजरीवाल की गलती केवल इतनी है कि गरीबों के लिए बिजली मुफ्त किया, गरीबों के लिए पानी दिया, गरीबों को बच्चों को शिक्षा दिया, गरीब को स्वास्थ्य की सुविधा दिया, कहा तुम जेल चले तो जाओ। आप क्योंकि पीएमएलए उम्मीद कानून जगी के देश खिलाफ में। हैं? पीएमएलए कानून के खिलाफ हैं आप? प्रिवेंशन वाली हम ये कह रहे हैं कि ये पीएमएलए एक्ट का जो उन्होंने अभी प्रोविजन बनाया है, ये अंग्रेज का रॉलेट एक्ट के बराबर है। अंग्रेज के रॉलेट एक्ट भी यहां के सत्ता के खिलाफ जब बिगुल फूका तो उन्होंने कहा कि बिना ग्राउंड का अरेस्ट कर लो, चार्जशीट जब तक जमा नहीं तब तक जेल में रहेगा। इन्होंने कहा कि भाई आप बिना ग्राउंड का अरेस्ट कर लो और चार्जशीट के नाम पर सालों जेल में रखो। इससे बेहतर तो फिर भी अंग्रेज था जो 6 महीने का 6 महीने में चार्जशीट दे दो, नहीं तो बिल मिल जाएगा। इन्होंने 18 महीने से हमारे दिल्ली के शिक्षा मंत्री उप मुख्यमंत्री जेल में सप्लीमेंट्री 7 चार्जशीट जमा कर दिए, ट्रायल शुरू नहीं कर रहे। तो विक्रम इनको जी, पता है अगर डील हो जाए कल ही बाहर निकल जाएंगे वो। सीपीआईएम क्या कह रहा है? आप क्या अमेंडमेंट चाहते हैं? देखिए, ये जो पूरा मसला है ना, सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के बाद बड़ा साफ हो गया है कि जो सांप्रदायिक और कॉरपोरेट का गठजोड़ है, किस तरह से वो काम किया है, किस तरह से किस कंपनी से कैसे पैसे लिए गए। अभी वो बोल रहे थे कि हमारी उपलब्धि है, पारदर्शिता हो गई है, ये बड़ी मज़ेदार बात है। अदालत ने मजबूर किया और वो उसको भी अपनी उपलब्धि गिना रहे हैं। ये भारत के अंदर बड़ा अच्छा तरीका है कि आप प्रचार कीजिए, झूठ बोलिए, जोर से झूठ बोलिए और जनता मान लेगी। और उससे पता चला है कि अगर लोकतंत्र को बचाना है तो वो पैसे के दम पे चुनाव नहीं होने चाहिए। उसका जो हमने बोला है अपने मैनिफेस्टो के अंदर भी कि जो कॉर्पोरेट फंडिंग फॉर पॉलिटिकल पार्टीज है वो नहीं होनी चाहिए। फंड जाना चाहिए स्टेट को, स्टेट फंडिंग फॉर पॉलिटिकल पार्टीज होनी चाहिए। सब चुनाव लड़ पाए ना। अगर आज किसान का बेटा चुनाव लड़ पाएगा, वो इतना जो मशीनरी है पैसे की और जो आपका सिस्टम यूज करते हैं वो उसका सामना कर पाएगा? वो नहीं कर पाएगा। इसलिए सबको इक्वल प्लेइंग लेवल फील्ड मिले, अपना मैनिफेस्टो लेके आए, मुद्दों पे चुनाव लड़े, प्रचार पे मुद्दों पे चुनाव लड़े, उसके आधार पर। और एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा न केवल भारत के लिहाज से बल्कि वैश्विक मुद्दा है प्रेम जी, और वो है सेहत का। और हमने देखा है कोविड के बाद एक तो पब्लिक हेल्थ सिस्टम पे ज्यादा जोर आया है और उसी के साथ पर्यावरण, क्योंकि पृथ्वी की सेहत से हमारी सेहत जुड़ी है। और भाजपा ने भी अपने मैनिफेस्टो में सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे बल दिया है। क्या कह रहे हैं आप सतत विकास के लिए? पहले तो जो है वो काला धन पर जो है प्रवर्तन निदेशालय ने सीपीएम की 100 संपत्तियां
निर्वाचन आयोग को लिखकर भेजा है कि उन्होंने डिक्लेयर ही नहीं किया था। मैंने काला धन के कारोबार में किस तरह से सीपीएम संलिप्त है और इनके दर्जनों बैंक अकाउंट्स इन्होंने कभी डिक्लेयर ही नहीं किए, तो किस तरह से भ्रष्टाचार और सोने की तस्करी का आरोप इनके मुख्यमंत्री पर है। और कांग्रेस के युवराज ने केरल में जाकर यह पूछा, प्रश्न किया कि भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का इनके साथ जो है भारतीय जनता पार्टी की किसी तरह की डील है, इसके कारण केजरीवाल जी तो जेल में हैं। हालांकि हाईकोर्ट कह रहा है केजरीवाल का जेल जाना लीगल है, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है हेमंत सोरेन का जेल जाना लीगल है, लेकिन पूछा जा रहा है युवराज द्वारा कि इनको जेल क्यों नहीं भेजा। तो आप समझ सकते हैं कि इंडिया अलायंस जो है सरफेस पे चाहे जो दिख रहा हो, अंदर उसकी दशा क्या है। अब साफ तौर पर जो है जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी जो है वो पर्यावरण को लेकर हमारी प्रतिबद्धता है। सतीश जी, मौजूदा जमाने में जरूरी है पॉलिटिकल पार्टी कोई भी हो, मैं आता हूं आपके पास, वो पर्यावरण पे जरूर फोकस करे। देखिए, पर्यावरण तो बेसिक चीज है। अगर पर्यावरण नहीं फोकस किया जाएगा तो ये पूरा, ऐसे भी आप देख रहे हैं कि आज पानी जो है 400 फीट कहीं 800 फीट कहीं 700 फीट नीचे पहुंच गया है। तो पर्यावरण को तो देखना पड़ेगा ही, हर पार्टी चाहे कोई भी पार्टी पावर में आए, पर्यावरण को तो किनारे कर ही नहीं सकते। लेकिन अफसोस यही है कि जो पार्टियां पावर में आती हैं उसके पहले पर्यावरण की बात करते हैं, उसके बाद पर्यावरण भूल जाते हैं। जी, उत्तर पूर्वी राज्यों की खूबसूरती देखते ही बनती है। सब कहने की कोई बात नहीं है। पर्यावरण के बारे में अगर सीखना हो तो हमारे नॉर्थ ईस्ट में जाए देखा जाए, वहाँ के घनघोर जंगल देख करके कितनी शुद्धता ऑक्सीजन मिलती है। और इसके अलावा और भी बहुत सी चीजें हैं जो उसको उपभोग करके आदमी स्वस्थ रहा जा सकता है। जी बिल्कुल, और इसलिए उम्मीद करते हैं। जी, छोटा सा ऐड करना मुझे बताइए, कांग्रेस भी पर्यावरण के प्रति कटिबद्ध है? देखिए, 1980 का पहला जो मैनिफेस्टो आया उसमें सबसे पहले पर्यावरण विषय बना था। उसमें जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एनवायरनमेंट एक्ट आया था, फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट एक्ट, पहला कांग्रेस लेकर आई थी। लेकिन दुर्भाग्य है कि पिछले 10 साल में दिल्ली जो देश की राजधानी है उसमें 1-1 महीने स्कूल बंद करने पड़ते हैं। 10 में से 7 ऐसे सिटीज हैं जो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड हैं, और उस 7 में से 6 जो हैं बीजेपी शासित राज्यों में। वापस आता हूं, काले धन की बहुत बात हो रही थी। मैं मोदी जी केवल एक अंतिम बात कहना चाहूंगा। एक टास्क फोर्स का 2014 में जिक्र हुआ था। स्विस बैंक में काला धन डबल हो गया, और नोटबंदी के बाद काले धन का चलन भी डबल हो गया, और देश के ऊपर कर्जा भी 5 गुना हो गया। जब AQI 500 जाता है, 600 जाता है, हम सभी को सांस लेने में दिक्कत आती है। और आप ऑड इवन लाए, दिल्ली सरकार की बात करें, अब क्या एजेंडा है आगे लोकसभा चुनाव में? देखिए, मुझे लगता है कि दिल्ली एकमात्र ऐसा स्टेट है जो अपने ग्रीन कवर को बढ़ाया है। दिल्ली एक ऐसा एकमात्र स्टेट है जो लगातार तमाम तरह के एक्सपेरिमेंट किया कि किस तरह से पॉल्यूशन को कम किया जाए, और इस साल अगर पहले से तुलना करें तो कम दिखा है। लेकिन ये कोई आइसोलेशन दिल्ली नहीं कर सकती। हमारा कोई बाउंड्री तो नहीं होता ना, उसके लिए हरियाणा को भी, उसके लिए उत्तर प्रदेश को भी, तो राजस्थान को भी, सबको मिलकर बैठना पड़ेगा और प्रधानमंत्री गार्जियन की भूमिका निभानी पड़ेगी। पूछिए कि पिछले 4 साल में प्रधानमंत्री जी ने कितनी मीटिंग की है, या इनके एनवायरमेंट ने कितनी मीटिंग किया, 4-5 स्टेट के लोगों को बुलाकर नहीं किया मीटिंग। तो हम आइसोलेशन में तो अपना स्टेप उठा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी चुनाव लड़ते हैं बनारस से, पूछे गंगा साफ हुआ कि नहीं हुआ, हसदेव में भी जाकर जंगल काट दिया करके। लेकिन ये आप कह रहे हैं नंबर 1 मुद्दा है हमारे लिए पहला फर्स्ट फोमस मुद्दा है। विक्रम जी, क्लाइमेट चेंज की आप बात कर रहे हैं, आपने तो जंगल की परिभाषा बदल दी। जंगल की परिभाषा बदल दी आपने। बड़े सारे प्रोजेक्ट्स को बिल्कुल छूट दे दी कि इनको पर्यावरण से छूट लेने, उसकी क्लियरेंस की जरूरत भी नहीं है। उससे जंगल नहीं बचेंगे, उसमें पर्यावरण नहीं बचेगा। और कुछ लोगों के लिए वो किया है, कोल और सब के लिए, जंगल बचाने के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और जो ज़्यादा कर रहा है, जो वेस्ट की तरफ भी देखना पड़ेगा, उनका इमिशन ज़्यादा है, उनको ज़्यादा जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स भी इसको रखना पड़ेगा, सिर्फ हमसे नहीं होगा। बहुत इंपॉर्टेंट एजेंडा है, पर डेवलपमेंट जो आपका पाथ है डेवलपमेंट का, उसके साथ जुड़ा हुआ मसला है, उस तरह हमें देखना पड़ेगा। आलोक जी, एक और मुद्दा है जिस पे आप थोड़ी स्पष्टता दीजिए, क्योंकि न्याय पत्र कांग्रेस के मैनिफेस्टो में जो बात रखी गई कि आप एक सर्वे कराएंगे, और वो सर्वे जाति और संपत्ति का होगा, और उससे आय और धन की जो असमानता है उसको कांग्रेस दूर करेगी। क्या फॉर्मूला है, कैसे करेंगे? देखिए, मोनोपोलिस्टिक एक्ट 1969 में इंदिरा गांधी जी लेकर आई थी कि मोनोपोली समाप्त होनी चाहिए। MRTP एक्ट कुछ ही लोगों के हाथ में सारी की सारी संपत्ति नहीं जानी चाहिए। आज हालत यह है कि 22 लोगों के पास लगभग 70% देश के रिसोर्सेज कंसंट्रेट हो गए। आप बड़े बड़े लोगों को पूरा फायदा देते चलें। टैक्सेशन का प्रोसेस ऐसा हो कि 16 लाख करोड़ रुपया अमीरों का तो माफ होगा, लेकिन गरीबों के यहाँ पर कोई फायदा नहीं होगा। गरीबों को अगर मुद्रा लोन में 10,000 रुपये भी देंगे तो उस पर टैक्स लगेगा, उसमें से पैसे निकालेंगे तब भी टैक्स लगेगा। तो मुझे लगता है कि टैक्सेशन प्रोसेस है, रिडिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से पॉलिसीज़ का हो, किस तरह से 30 लाख सरकारी नौकरियां दी जाएं,
किस तरह से रोजगार के नए अवसर पैदा किए जाएं, किस तरह से शिक्षा और स्वास्थ्य के ऊपर ज़्यादा पैसा खर्च हो, जी। किस तरह से बाकी तमाम जो चीज़ें हैं उनको संभाला जाए, यही हमारा ओरिएंटेशन होगा और उसी के माध्यम से हम पूरी तरह से देश का विकास जी। करें। सतीश जी, जो अगर रिडिस्ट्रीब्यूशन करनी भी है वेल्थ की, कोई भी आरक्षण करना है, बाबा साहब ने जो संविधान बनाया था उसमें आरक्षण की बात पिछड़ों के लिए थी, आदिवासी के लिए थी, दलित के लिए थी, लेकिन कहीं भी धर्म आधारित नहीं था। नहीं, धर्म आधारित होना नहीं चाहिए। धर्म आधारित बाबा साहब ने जब संविधान बनाया तो इस बात को खास तौर से ध्यान रखा। लेकिन अब ये भी तो देखिए कि आज रिजर्वेशन जो उन्होंने बनाया था उसको ही खत्म कर दिया गया है। जैसा कि शुरुआत में ही मैंने कहा कि अब ऐसा तरीका, आज पोस्टें जो हैं बैकलॉग में लाखों की संख्या में, एक दो नहीं लाखों की संख्या में बैकलॉग जो है पूरे देश में जो रिजर्वेशन की पोस्टें हैं वो खाली पड़ी हैं। तो उसका मतलब क्या, इफेक्ट क्या है? इफेक्ट तो यही है कि जिनको मिलना चाहिए था हक, जिनको नौकरी मिलनी चाहिए उनको नहीं मिल रही। हर विभाग में नौकरियां खत्म करी जा रही हैं, घटाई जा रही हैं। नौकरियां बढ़ाने की जगह तो अनएम्प्लॉयमेंट तो सभी का बढ़ रहा है और उसी की वजह से गरीब जो है और गरीब होता जा रहा है। और ये देश जो है जिसमें गरीब लोग हैं उनको अब ये 80 करोड़ है, अभी आप देखेंगे 100 करोड़ पहुंच जाएंगे और फिर ये लोग कहेंगे हम 100 करोड़ को दे रहे हैं खाना जिससे कि वो जिंदा रहें और हमको वोट देते रहें। जी सोनीलाल जी, सर, चलते मैं एक चलते निवेदन करना चाहता जी। था कि एक बहुत अच्छी बात है, चर्चा के दौरान बातें हुई, इस जो पर्यावरण की बातें जब आई है तो जल, जंगल और ज़मीन ट्राइबलों के साथ एक जुड़ा हुआ, एक आत्मीयता के साथ जुड़ा है। तो हमारा जो वन एक्ट है, जंगल एक्ट बना था, फॉरेस्ट एक्ट 2006 में, तो उसमें देख रहे हैं कि अभी जंगल कट रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, धड़ाधड़ हो रहा है, तो जिससे और क्या होता है, डिसबैलेंस होता जा रहा है। तो कोई सरकार कोई भी आए सेंटर में, कहीं कुछ भी आए, पर विशेष रूप से 2006 जो एक्ट बना है वो आदिवासियों के लिए, जो वहाँ ड्वेलर रह रहे हैं, सब कुछ को उनको और वहाँ से हटा भगाया जा रहा है। तो मैं अनुरोध करूँगा कि सरकार कोई भी है उनको प्रोटेक्ट करें और जल, जंगल और ज़मीन जो उनका अधिकार है वो सुरक्षित रखें, यही हमारी जी। और जब इकोनॉमी की बात होती है तो डिजिटल इकोनॉमी है, ग्लोबल इकोनॉमी है, ऐसे भारत में भारत की आप भूमिका कैसे देखते हैं? भारत जैसे विश्व बंधु की बात आपका मैनिफेस्टो करता है, आपको लगता है विश्व पटल पर भारत की छवि बहुत मजबूत हुई है? डिजिटल इकोनॉमी में देख रहे भारत एक सबसे आगे बढ़ा है। जिस तरह से जो है डिजिटलाइजेशन का परिणाम ये हुआ कि कोरोना के जो टीकाकरण के समय अमेरिका में लोगों को जो सर्टिफिकेट नहीं मिली, भारत में तत्काल जो है कोरोना की सर्टिफिकेट तत्काल आ गया। हालांकि कुछ लोग चाह रहे थे कि एक विशेष कंपनी के लिए लॉबिंग भी कर रहे थे कुछ लोग कि उसके टीके लगे, लेकिन भारत ने अपने स्वदेशी टीके बनाए। एक इन्होंने वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन पे फिगर जिस तरह से लोग देते हैं और झूठ बोलने में कांग्रेस का क्या कहना। देखिए, वर्ल्ड जो है इनइक्वलिटी डाटा जो है, जो यूनाइटेड नेशंस का, वो कहता है कि 1990 तक 34% जो है एसेट्स, 20% जो अबव स्ट्रेटा के लोग थे उनके पास थे, और 2014 तक वो 56% हो गया। 91 टू लिबरलाइजेशन के बाद बढ़ा, अब वो 57.5% है, तो 57.8%। इन मोदी जी कार्यकाल में 10 वर्षों में 1.8% सिर्फ बढ़ा है, और इनके कार्यकाल में वो 34% से 56% तक है, 22% बढ़ा, जिसमें सिर्फ 6 वर्ष जो है मोदी जी का, वाजपेयी जी का कार्यकाल था। और उसमें भी जो, जब उसमें ग्रोथ रेट क्या था, प्री 90 2.6% ग्रोथ रेट एवरेज था। अटल जी के कार्यकाल में वो 8 से ऊपर गया। हमने जब लिया था तो 6.2 का ग्रोथ रेट लिया था, जब इनको सरकार सौंपी थी तो 8.5 का ग्रोथ रेट था। इन्होंने हमको जब सरकार सौंपी है, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने मोदी जी को जब सरकार सौंपी है तो 4.8% का ग्रोथ रेट दिया है। तो हमने जो है इस देश के गरीब आदमी को संपत्ति बढ़ाने का काम किया, लेकिन जो एक मजहब विशेष के लोगों को संसाधनों पर पहला अधिकार देना चाहते हैं, कहा जस्टिस रंगनाथ मिश्रा समिति की रिपोर्ट बनाई और शेड्यूल कास्ट का जो आरक्षण था वो जो है अल्पसंख्यक समुदाय को देने की रिकमेंडेशन जस्टिस रंगनाथ मिश्रा ने किया। तो इनका प्रयास तो है, लेकिन भाजपा सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास, अमित जी। सबका प्रयास सबका विश्वास। जी, देखिए अमित जी, मैं अंतिम बात कहना चाहूंगा। ये हमारा मैनिफेस्टो है। मैं बीजेपी के प्रवक्ता महोदय को ये गिफ्ट करना चाहूंगा कि मोदी जी को पढ़ाएं कि इसमें कहाँ पर लिखा है कि रिसोर्सेज दिए जाएंगे। खैर, वो एंटायर पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट रहे हैं, पता नहीं पढ़ पाएंगे कि नहीं पढ़ पाएंगे। संपत्ति की बात की है उसमें कहीं भी धर्म आधारित नहीं है। नहीं, ये मैं तो मैनिफेस्टो दे रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ हिंदुस्तान के तमाम एंकर भी पढ़ें इसको, और मोदी जी भी पढ़ें, और खड़गे साहब ने भी भेजा है। लेकिन दूसरी चीज मैं पेज 5 नंबर पढ़ के पूरा सुना सकता हूँ, मैं 6 नंबर भी पढ़ सकता हूँ, लेकिन दिक्कत यह है कि आजकल पढ़ाई की वैल्यू नहीं रही है, लोग पढ़ते नहीं हैं। अंतिम बात एक कहना चाहूँगा, केवल और केवल सब्ज़बाग दिखाए जा रहे हैं, क्योंकि
मीडिया का एक बहुत बड़ा वर्ग इनकी मुट्ठी में है, संवैधानिक संस्थाएं इनकी मुट्ठी में है। लेकिन मैं फिर कहूँगा, हाथ बदलेगा हालात, हिंदुस्तानियों की सरकार बनेगी। जी देखिए, चुनाव का मौसम है तो लाजमी है कि जब बहस होगी उसमें गहमा गहमी भी होगी, गर्मा गर्मी भी होगी, लेकिन इस भीषण गर्मी में मतदाता वोट जरूर देने जाए। संजीव जी, कैसे प्रेरित करेंगे आप? हाँ, मुझे लगता है कि ये सारी व्यवस्था को बदलना है तो आपको अपने मत का प्रयोग करना पड़ेगा। केवल बैठ के बातें करने से तो काम नहीं चलेगी। अगर आप मानते हैं कि इस देश में बेरोजगारी है, महंगाई बढ़ गई है, अगर मानते हैं तानाशाही हो गया, संस्थानों पर कब्जा हो गया है, तो आप मत के जरिए बदल सकते हैं। तो मैं सबको ये जरूर रिक्वेस्ट करता हूँ, एक दिन की गर्मी से आपको 5 साल का सुकून मिलेगा, तो वोट करने जरूर जाएं। जी बिल्कुल, शुक्रिया। विक्रम जी, जो मेरे देश के मतदाता हैं उनको समझना पड़ेगा कि ये अधिकार बड़ी कुर्बानियों के बाद मिला है, और इस लोकतंत्र के अंदर अगर लोग केंद्र में रखने हैं, अगर ऐसी सरकार चुननी है कि जो लोगों को उनके कपड़ों से, उनके मजहब से, उनकी जाति से न पहचाने, हमारे संविधान के अनुसार सबको बराबर माने, तो बाहर निकलना पड़ेगा और उनको भी अपना योगदान देना पड़ेगा। लोकतंत्र के अंदर जाके मतदान दीजिए और एक ऐसा भारत बनाइए जहाँ पर उनकी पहचान लोकतंत्र में लोग हो। जी आलोक जी। देखिए, सबसे पहले तो मैं जो फर्स्ट टाइम वोटर हैं उनको कहना चाहूँगा कि आपको अधिकार मिला है। माननीय राजीव गांधी जी ने 21 से 18 साल किया था, उसका उपयोग करें और बदलाव के लिए 4 जून तक जिस भी चरण में आपका मत है, भारी से भारी मतदान करें। लेकिन आपको मतदाता की समझ और ईवीएम पर विश्वास है? देखिए, ईवीएम के ऊपर तमाम सवाल पहले भी थे, आज भी हैं, और सुप्रीम कोर्ट में मामला विचाराधीन है। मीडिया के साथी उसको अक्सर बचाते रहते हैं क्योंकि बीजेपी भी बचाती है। मैं फिर कहूँगा, जो मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है उस पर मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। जी सोनेलाल जी। सर जी, अभी हाल ही में जो चुनाव 19 तारीख को हुआ है, हमारे नॉर्थ ईस्ट में जो 2 कैंडिडेट खड़े थे, तो उसमें 75% वोट पड़े लगभग से, इससे ज़्यादा भी है। तो हमारा ये वहाँ का प्रचार प्रसार इस ढंग का था कि जन जन तक लोगों तक पहुँचा है, और रात दिन हम लोगों ने मेहनत करके वहाँ पर प्रचार प्रसार किया, जिसके कारण इतनी तक उपलब्धि प्राप्त। तो 75% वोटर टर्नआउट तो काफी अच्छा है, बधाई। जी सर, इतना डेटा बताया 75% जी वो हो गई। सतीश जी। देखिए, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने जो संविधान दिया है, अगर उसको आपको बचाना है और उसको बनाए रखना है, जिसके तहत में सब अधिकार सबको मिले हुए हैं, तो आज के जो मतदाता है उसको बाहर निकलना पड़ेगा। और जो बाबा साहब ने कहा था और कि आप एक मत, एक व्यक्ति एक मत, जो अधिकार मिल रहा है इसका भरपूर इस्तेमाल करेंगे आप, तभी आप जो है, वरना आप हाथ फैलाने वाले बनेंगे। अगर आप चाहते हैं कि देने वाले बने तो आपको अपना वोट देना पड़ेगा। और आपके अनुभव में युवा उत्साहित है, फर्स्ट टाइम वोटर, महिलाएं? युवा से खास तौर से हमारी अपील है कि वो जो पहली बार मत देने जा रहा है, आप अपनी सरकार बनाइए, अपनी सरकार चुनिए। और ये जो भ्रमित करके और दिए जाते हैं मैनिफेस्टोज और उसमें आपसे वोट ले लिया जाता है, तो उसको ध्यान से देखते हुए आप ये भ्रमित ना होते हुए और अपना वोट का मताधिकार बनाएं और ऐसी सरकार बनाएं जैसे बहुजन समाज पार्टी की, जिसमें कि आपको देने वाला बनने का अधिकार मिलेगा और हाथ फैलाने वाले का नहीं मिलेगा। ईवीएम के बारे में आपने कहा, ईवीएम के बारे में आज का जो वोटर है उसको क्यों डाउट हो रहा है? वोटर खाली कहता है कि हमारा ये राइट, हमको मालूम तो पड़े कि हमने जिसको वोट दिया वही गिना जा रहा है, तो इसमें क्या बुराई है? अगर आप ईवीएम से जो पर्ची निकल रही है, 5,000 करोड़ रुपए खर्च करके आपने वीवीपैट बनाया है, उसमें 5-7 सेकंड के लिए काले शीशे में निकल के आता है, उस पर्ची को निकाल करके एक डब्बे में, सील डब्बे में डाल दीजिए और उसके बाद उनको भी के लिए 4 घंटे और लगेंगे। 4 घंटे जहां आप 2 महीने रुक सकते हैं, 4 घंटे और रुक कर। अभी सैंपल गिनती है चुनाव आयोग, आप कह रहे हैं सब बहुत कम गिनती है, जी। 5% गिनती है, 5 जगह गिनती, खाली 5 कॉन्स्टिट्यूंसी में भी 5 जगह, जी। तो वो जी। तो कोई गिनना नहीं हुआ। प्रेम शुक्ल जी, कैसे समझाएंगे वोटर को कि वोटिंग वाला दिन जो है छुट्टी का दिन नहीं, जिम्मेदारी का दिन है? देखिए, विकसित हो हिंदुस्तान, इसलिए आप निश्चित तौर पर 100% करें मतदान। समृद्ध हो, समर्थ हो ज्ञान, इसलिए निश्चित करें मतदान। जी, चुनाव का पर्व, देश का गर्व, तो बिल्कुल गर्व से जाइएगा और अपना मतदान कीजिएगा। लेकिन आज दूरदर्शन के स्टूडियोज में आकर अपनी अपनी पॉलिटिकल पार्टी का एजेंडा बताने के लिए, इलेक्शन मैनिफेस्टो पर रोशनी डालने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार और शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद जी, बहुत बहुत थैंक यू। बहुत